नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लांट ब्रीडिंग विथ यश पानसुरिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है सिलेक्शन अंडर डोमेस्टिकेशन और एक होता है फिनोटाइपिक क्लासेस सिलेक्शन। सिलेक्शन अंडर डोमेस्टिकेशन में हम सिलेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेचुरल सिलेक्शन और एक है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और फिनोटाइपिक क्लासेस ऑफ सिलेक्शन में हम सिलेक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डायरेक्शनल सिलेक्शन, दूसरा है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और तीसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप एग्री वॉरियर्स में डाल दी है। तो अभी तक आपने ये टेलीग्राम ग्रुप एग्री वॉरियर्स ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो डोमेस्टिकेशन क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट वाज द डोमेस्टिकेशन। अब ये डोमेस्टिकेशन क्या है? ब्रिंगिंग द वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, इट इज नोन एज अ डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो वाइल्ड स्पीसीज है, हम ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर कल्टिवेशन करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल उसका जट्रोपा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डोमेस्टिकेशन का। जट्रोपा का साइंटिफिक नेम है जट्रोपा कर्कस। जट्रोपा इज अ मेंबर ऑफ यूफोर्बिएसी फैमिली। हम यूफोर्बिएसी फैमिली को जानते हैं कि केस्टर, जो हमारा केस्टर क्रॉप प्लांट है, वो यूफोर्बिएसी फैमिली में से आता है। और केस्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? उसका ऑयल। अब ये जट्रोपा है, तो जट्रोपा का ऑयल हम किस में यूज करते हैं कि डीजल में यूज कर सकते हैं। जट्रोपा में से ऑयल एक्सट्रैक्शन करना है, उसका प्यूरिफिकेशन करना है, और इट इज अ सप्लीमेंटेड ऑफ द डीजल। और उसमें हम क्या पाते हैं कि 5% डीजल पाते हैं जट्रोपा के ऑयल में। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि डोमेस्टिकेशन का, कि जट्रोपा का यूज हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द बायोडीजल। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिलेक्शन अंडर डोमेस्टिकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों, डोमेस्टिकेशन की भाषा में सिलेक्शन किसे कहा जाता है? तो डोमेस्टिकेशन की भाषा में हम सिलेक्शन की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में क्या होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप प्रेजेंट होगी। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप है, इट रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट रेट, डिफरेंट रेट से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको कि सिलेक्शन कहेंगे। अब ये पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पॉपुलेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है which mate can mate freely with each other. And thus, population consists of individual of the single species growing in the same locality. अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन में क्या है, तो यहाँ पे बात की गई है कि सिंगल स्पीसीज की बात की गई है और सेम लोकेलिटी की बात की गई है। हम देखते हैं कि दोस्तों, ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या है कि उसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। ओनली सेपियंस का ही है, सिंगल स्पीसीज की बात की गई है यहाँ पे। और सेम लोकेलिटी की बात की कि सेम लोकेलिटी में हम ह्यूमन रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एक ह्यूमन की पॉपुलेशन है। उसी तरह डॉग की पॉपुलेशन, उसी तरह कैट की पॉपुलेशन, और उसी तरह प्लांट की पॉपुलेशन में भी हम कहते हैं कि ट्रिटिकम एस्टियम, यानी कि गेहूं की पॉपुलेशन, इट इज डिराइव फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑफ द सिंगल स्पीसीज। सिंगल स्पीसीज का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन बोलते हैं। Under domestication, selection divided into two type. One is a natural selection and second one is a artificial selection. तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। जो सिलेक्शन नेचुरल फोर्सेस से द्वारा सिलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। नेचुरल फोर्सेस मींस द क्लाइमेट, सॉइल, biological factor just like disease, insect, pest and other factor of the environment is called as a natural selection. इन 1962 निकोलसन ने प्रपोज किया कि नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कैसे होता है नेचर में। तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है इन द टू मैकेनिज्म, वन इज एनवायरमेंटल सिलेक्शन एंड अदर इज अ कंपटीशन, नेचुरल सिलेक्शन बाय कंपटीशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम एनवायरमेंटल सिलेक्शन क्या है। तो एनवायरमेंटल सिलेक्शन ये है कि the population consists ultimately of those genotype which are capable to surviving prevailing environmental stress. जो environmental stress है, हमारा prevailing environment है, उसमें जो जीनोटाइप ग्रो कर पाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि environmental selection। उसका सिलेक्शन हो गया, बाकी जो जीनोटाइप थे वो क्या हो गए कि डाई हो गए, मर गए। और जो जीनोटाइप सर्वाइव हो पाएगा, कैपेबल टू सर्वाइविंग, हम उसको क्या बोलते हैं कि एनवायरमेंटल सिलेक्शन बोलते हैं। अब जो जीनोटाइप सर्वाइव होएगा वो क्या करेगा कि आगे रिप्रोड्यूस होगा और उसकी प्रोजेनी डेवलप करेगा। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि दूसरी मैकेनिज्म क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्रू कंपटीशन से नेचुरल सिलेक्शन होता है। एग्जांपल उसका, द इन क्रॉप पॉपुलेशन वेयर प्लांट टेक्स अ मोर वाटर, मोर न्यूट्रिएंट एंड मोर लाइक देन अनदर,
इट एक्सपेंड टू अनदर। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं क्रॉप पॉपुलेशन का। क्रॉप पॉपुलेशन में जो भी प्लांट मोर वाटर, पानी ज्यादा लेगा, न्यूट्रिएंट ज्यादा लेगा और लाइट ज्यादा लेगा, वो क्या करेगा कि मोर रिप्रोड्यूस होगा, मोर एक्सप्लॉइट करेगा, मोर एक्सप्लॉइटिंग ऑफ द रिसोर्सेज, और उससे क्या होगा कि उसकी आगे जनरेशन होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन थ्रू कंपटीशन। Therefore, more successful is a plant is exploiting resources, the greater will be its potential to represent it in succeeding generation, and it will be selected through competition। यहाँ पे क्या हुआ कि competition हुई within the crop population और natural selection हुआ through competition। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में। इन कॉन्ट्रास्ट आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज कैरिड आउट बाय ह्यूमन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या था कि नेचुरल सिलेक्शन में नेचुरल फैक्टर अफेक्ट करते थे सिलेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज कैरिड आउट बाय ह्यूमन एंड कन्फाइंड टू डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज। यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है कि ओनली सिलेक्टेड प्लांट आर रिप्रोड्यूस एंड ऑर्डिनरी मेक्स प्लांट मोर यूजफुल टू ह्यूमन। हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वही सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज दीज प्लांट आर यूजफुल टू ह्यूमन। एंड वो क्या करता है, इट डिक्लाइन द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द सिलेक्टेड पॉपुलेशन एंड प्रोजेनी। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या करते हैं हम कि जो प्लांट हमको अच्छे लगते हैं वही सिलेक्ट करते हैं। उससे क्या होगा कि जो वेरिएबिलिटी है पॉपुलेशन में वो डिक्रीज हो जाएगी। अब जो वेरिएबिलिटी पॉपुलेशन में डिक्रीज हो गई तो वो पॉपुलेशन कैसी होगी, इट इज अ लेस एडेप्टेड टू नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो वो पॉपुलेशन एडेप्ट नहीं कर पाएंगे। एंड दिस पॉपुलेशन दे हैव ग्रोन अंडर केयरफुली अंडर मैनेज कंडीशन। हम उसको मैनेज कंडीशन में ही ग्रो करना होगा, उसको पानी देना होगा, उसको न्यूट्रिएंट देना होगा। जब भी स्ट्रेस आएगा तो वो पॉपुलेशन कैन नॉट बी सर्वाइव। आवर प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द कंटिन्यूस आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हमारे जो क्रॉप प्लांट है वो क्या है कि कंटिन्यूस आर्टिफिशियल सिलेक्शन की ही प्रोडक्ट है। क्योंकि हम जब हाइब्रिड डेवलपमेंट करते हैं तब क्या करते हैं कि दो पेरेंट सिलेक्ट करते हैं। दोनों पेरेंट क्या होता है कि एक्सट्रीम फिनोटाइप होता है, एक जो होता है डोमिनेंट होता है, एक और होता है रिसेसिव होता है, और हम उसका क्रॉस करते हैं और हाइब्रिड बनाते हैं। तो हमने क्या किया कि जो दो पेरेंट लिए थे उसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। तो जो हमारी हाइब्रिड है वो क्या है कि कंटिन्यूस आर्टिफिशियल सिलेक्शन की ही प्रोडक्ट है। तो अब दोस्तों अब हम बात करते हैं फिनोटाइपिक क्लासेस ऑफ द सिलेक्शन के बारे में। तो फिनोटाइपिक क्लासेस ऑफ द सिलेक्शन में हम तीन टाइप के सिलेक्शन पढ़ते हैं। एक होता है उसका डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और एक है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। हमारी नेचुरल पॉपुलेशन होती है, नेचुरल पॉपुलेशन यानी कि इवोल्यूशन जब होता है तो इवोल्यूशन में हम तीनों टाइप के सिलेक्शन देखने को मिलते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन और स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन। तीनों टाइप की सिलेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन को न्यू एनवायरनमेंट में लाया जाए तो वो क्या करेगा कि वो एडेप्ट करेगा और इंक्रीजिंग द फिटनेस। तो हम उस सिलेक्शन को क्या बोलेंगे कि डायरेक्शनल सिलेक्शन। व्हाइल द पॉपुलेशन is adapting to new environmental condition, there will be directional selection to increase the fitness। जब न्यू एनवायरनमेंट आएगा तो फिटनेस इंक्रीज होगी, उसको क्या बोलेंगे कि हम डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलेंगे। देन पॉपुलेशन हैज बीन एडेप्टेड, अब पॉपुलेशन एडेप्ट हो गई, बाद में क्या होगा कि उसका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगा और बाद में क्या होगा कि डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन होगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन विल बी सक्सीड बाय दिस स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। जब डायरेक्शनल सिलेक्शन हो जाता है, एक्सट्रीम फिनोटाइप आ जाता है, बाद में उसका स्टेबलाइजेशन होता है और क्या होता है बाद में उसका डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है। अब तीनों सिलेक्शन हम वन बाय वन देखेंगे। दोस्तों ये तीनों सिलेक्शन मैंने डिटेल में कवर किए, तो प्लीज दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। फिनोटाइपिक सिलेक्शन का पहला टाइप यानी कि डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब ये डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? When individual having an extreme phenotype for the trait, these traits are selected, it's known as a directional selection। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होगा कि एक्सट्रीम फिनोटाइप सिलेक्शन होगा, एक्सट्रीम फिनोटाइप की और सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन को हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलेंगे। इन डायरेक्शनल सिलेक्शन वुड बी इन सच जीनोटाइप दे आर फुली इन बैलेंस फिनोटाइप। जो हम बैलेंस फिनोटाइप होगा यानी कि जो एक्सट्रीम फिनोटाइप होगा उसका ही सिलेक्शन होगा डायरेक्शनल सिलेक्शन में। The phenotype result into maximum yield in under artificial condition and maximum fitness in the under natural selection। अब हम एक्सट्रीम फिनोटाइप सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम यील्ड मिलेगी इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड मैक्सिमम फिटनेस क्या होगा कि इन नेचुरल सिलेक्शन। फिनोटाइप क्या करेगा कि फिटनेस की ओर जाएगा इन नेचुरल सिलेक्शन।
and by the time there is some change in the mode of reproduction from क्रॉस पोलिनेशन टू सेल्फ पोलिनेशन। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन में नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो क्या हमने बोला था कि मैक्सिमम फिटनेस होगी। पहले क्या हुआ था कि पहले जब प्लांट्स आए तो प्लांट्स वो कौन से थे कि क्रॉस पोलिनेटेड थे। बाद में क्या हुआ कि सिलेक्शन हुआ, डायरेक्शनल सिलेक्शन हुआ, तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या हुआ कि और क्रॉस पोलिनेशन में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का चेंज आया और इट कन्वर्टेड इनटू सेल्फ पोलिनेशन। इन क्रॉस पोलिनेटेड पॉपुलेशन prolonged direct selection will be show a higher directional dominance। हमने देखा कि ये क्रॉस पोलिनेटेड जो क्रॉप है वो डायरेक्शनल सिलेक्शन में आए और उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चेंज हो गया और वो चेंज हो गया कि सेल्फ पोलिनेशन में चेंज हो गए। तो पहले आए थे क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप और बाद में आएगी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो चेंज आया वो किसके कारण आया कि डायरेक्शनल सिलेक्शन के कारण आया है। तो दोस्तों ये डायग्राम है डायरेक्शनल सिलेक्शन का। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन है। लेकिन जब एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो पॉपुलेशन क्या करती है कि सिलेक्शन करती है कि एक्सट्रीम फिनोटाइप तक, और सिलेक्शन में जब एक्सट्रीम फिनोटाइप आता है तो वो क्या हो जाता है कि डायरेक्शनल की ओर बढ़ता है। वन द एक्सट्रीम ट्रेट आर फेवर्ड, तो क्या होता है उसमें डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है। एक्सट्रीम फिनोटाइप की जब फेवर की बात करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए कि डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है। ये आपको दिख रही है ओरिजिनल पॉपुलेशन और ये आपको दिख रही है कि पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन। यहाँ पे हमें को क्या देखने को मिला कि डायरेक्शनल सिलेक्शन देखने को मिला। इसी फोटो में हमने बताया कि एक्सट्रीम ट्रेट का सिलेक्शन होता है। जो यहाँ पे जो लिजर्ड है उसकी क्या है कि ये छोटी टेल है। अब क्या हो जाता है कि एक्सट्रीम ट्रेट में ये बड़ी वाली टेल हो जाती है। तो वो क्या हुआ कि एक्सट्रीम ट्रेट सिलेक्ट हुआ अगेंस्ट द अदर एक्सट्रीम ट्रेट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फिनोटाइपिक सिलेक्शन का दूसरा टाइप, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन में क्या होता है कि हम डायरेक्शनल सिलेक्शन में हमने क्या देखा कि एक्सट्रीम फिनोटाइप का सिलेक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप का सिलेक्शन होता है अगेंस्ट द एक्सट्रीम फिनोटाइप। यहाँ पे एक्सट्रीम फिनोटाइप नहीं आएंगे, लेकिन क्या आएगा कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप आएगा। इसी सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं कि स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन बोलते हैं। इट फॉलोड बाय द डायरेक्शनल सिलेक्शन। जब एक्सट्रीम फिनोटाइप आ जाए, जब डायरेक्शनल सिलेक्शन हो जाए, बाद में क्या होता है कि स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन होता है। स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन एक्ट एज अ नेगेटिव सिलेक्शन। ये एक नेगेटिव सिलेक्शन है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन था उसके ऑपोजिट है। डायरेक्शनल सिलेक्शन को हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव सिलेक्शन बोलेंगे, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम फिनोटाइप का सिलेक्शन होता है। लेकिन जो नेगेटिव सिलेक्शन है उसमें क्या हो जाता है कि इट्स रिमूव द मोर सीवियर फिनोटाइप। जो उसमें थोड़े बहुत जो एक्सट्रीम फिनोटाइप हो गए उसको क्या कर देगा कि रिमूव कर देगा, एंड इट फेवर द इंटरमीडिएट फिनोटाइप। स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होगा कि वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप को फेवर करेगा, रिजल्टिंग इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ द एवरेज फिनोटाइप। अब स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होगा कि जो सीवियर फिनोटाइप है, थोड़े एक्सट्रीम बहुत फिनोटाइप है, वो क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा कि एक मीन मिलेगा, पॉपुलेशन मीन मिलेगा। वो क्या होगा कि एवरेज फिनोटाइप वाला होगा। दिस मीन्स दैट द कॉमन फिनोटाइप इन द पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड फॉर एंड कंटिन्यूज टू डोमिनेट इन फर्दर जनरेशन। जो हमें एवरेज फिनोटाइप मिला वो आगे फर्दर जनरेशन में डोमिनेंट होगा। And this stabilizing selection is common in the natural selection in the population। हमें पॉपुलेशन में जो सिलेक्शन मिलता है वो किस टाइप का होता है कि स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन का ही होता है। तो दोस्तों इस डायग्राम में, इस फोटो में हमने बात की है कि स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन के बारे में। ये जो कैट है उसकी क्या है कि छोटी टेल है, और ये जो कैट है उसकी क्या है कि बड़ी टेल है। छोटी टेल भी सर्वाइव नहीं कर पाती है और बड़ी वाली टेल भी सर्वाइव नहीं कर पाती है। जो मीडियम टेल वाली थी it is the best। medium tail are the best। the moderate trait are the selected against the both extreme phenotype। जो moderate trait है यानी कि जो ये मीडियम टेल है वो क्या होगा कि सर्वाइव करेगी ये छोटी वाली और बड़ी वाली टेल के विरुद्ध में। ये जो मीडियम फिनोटाइप यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ में कि जो मीडियम फिनोटाइप है वो सर्वाइव करेगा अगेंस्ट दी दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप। इसी ग्राफ में वही बात की है कि जो सिलेक्शन अगेंस्ट बोथ द एक्सट्रीम टाइप, यहाँ पे जो एक्सट्रीम टाइप थे यहाँ पे भी एक्सट्रीम टाइप है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मीडियम टाइप वाला था वो सर्वाइव करेगा अगेंस्ट दी बोथ एक्सट्रीम टाइप। अब दोस्तों फिनोटाइपिक सिलेक्शन का लास्ट सिलेक्शन यानी कि तीसरा सिलेक्शन डिसरप्टिव सिलेक्शन।
इस सिलेक्शन में क्या होता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन आर आल्सो कॉल्ड एज अ डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, डिस्क्राइब द चेंज इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन विच एक्सट्रीम वैल्यू फॉर ट्रेट आर फेवर और द इंटरमीडिएट वैल्यू। यहां पे क्या होता है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन की तरह एक्सट्रीम वैल्यू ही फेवर होती है, लेकिन डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या था, इट इज ऑन वन डायरेक्शनल, लेकिन डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या था, इट इज ऑन टू डायरेक्शनल। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होगा कि दो एक्सट्रीम फिनोटाइप में ये डिवाइड हो जाएगा। इन दिस केस द वेरिएंस ऑफ दिस ट्रेट इंक्रीज and population is divided into two distinct groups. In this, more individual acquire peripheral character value at both the end. It is known as a distribution curve. इस ग्राफ में बताया गया है कि ये जो था वो क्या था, पहले नेचुरल पॉपुलेशन था। अब क्या होगा कि यहाँ पे डिसरप्टिव सिलेक्शन होगा। डिसरप्टिव सिलेक्शन यानी कि ये जो है दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, दो फिनोटाइप में डिवाइड हो जाएगा। दोनों फिनोटाइप क्या होगा कि एक्सट्रीम फिनोटाइप हो गए, यानी कि ये फिनोटाइप होगा वो क्या होगा कि रिसेसिव होगा, और ये फिनोटाइप क्या होगा कि डोमिनेंट होगा। दोस्तों इस फोटो में हम देखते हैं कि डिसरप्टिव सिलेक्शन के बारे में। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक स्क्वेरल है, स्क्वेरल का ये आप देखो तो ये क्या है कि छोटी टेल है, और ये आप देखो तो क्या है कि बड़ी वाली टेल है। तो दोनों टाइप की स्क्वेरल क्या करेगी, सर्वाइव करेगी, और जो मीडियम टाइप की टेल थी वो क्या करेगी कि सर्वाइव नहीं करेगी। तो सिलेक्शन फॉर द बोथ एक्सट्रीम ट्रेट आर फेवरेबल अगेंस्ट द मॉडरेट ट्रेट। अब यहाँ पे मॉडरेट ट्रेट के बारे में बात नहीं की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि सिलेक्शन फॉर बोथ एक्सट्रीम फिनोटाइप, वन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड वन इज द नेगेटिव डायरेक्शन। तो दोस्तों आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो में हमने बात की कि फिनोटाइपिक सिलेक्शन यानी कि डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन हमने डिटेल में बात की, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।